आप सभी को अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे, जिसका नाम है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और बर्न विक्षेपण। इस चैप्टर से रिलेटेड संबंधित मैंने 3 वीडियो बना दिया है और ये चौथा वीडियो होने जा रहा है, मतलब कि चौथा भाग या कह रहे चौथा 4th एपिसोड, और ये अंतिम होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड ये अंतिम वीडियो होगा। और जो आज हम इस अंतिम वीडियो के माध्यम से जो टॉपिक देखने वाले हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें आज हम देखेंगे कि आकाश का रंग के बारे में देखेंगे, उसके बाद सूर्य का रंग कैसे लाल होता है, आकाश का रंग कैसे नीला दिखता है। इसके अतिरिक्त कुछ इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स है उसको देखेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण संरक्षण करें, अपने आसपास को पेड़ पौधों को लगाएं और पशु पक्षी को, चिड़िया को दाना दें, ठीक है, अपने बालकनी में। और इसके अतिरिक्त करें। और एक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप क्या हुआ कि आप वीडियो कहीं से भी देख लें तो ऐसे में आपको क्या हुआ कि समझ में अच्छे से नहीं आएगा। हुआ कि अब मान लीजिए कि आपका चैप्टर नंबर 3 है, तो उसमें होगा कि आप कहीं से भी आप वीडियो देखने लगे, अगर देखना है मतलब प्रारंभ कर दीजिएगा, तो इसमें क्या होगा, आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आना है तो आपको क्रमबद्ध से, मतलब सीरियल से आपको शुरू से वीडियो आप देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे चैप्टर नंबर 1 हमको देखना है तो उसमें जितना भी वीडियो है उसको शुरू से देखिए, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, जितने भाग हैं उसको आप एक एक करके देखिए, तो आपको जितने भी है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और वो चैप्टर आपको पूरी तरह से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कीजिएगा तो आपको अच्छे से याद होगा, ना कि आप कहीं से भी कोई वीडियो देखिएगा तो आपको कुछ कुछ चीजें होंगी जो पहले चैप्टर से संबंधित होगी, उसमें आपको प्रॉब्लम होगा। तो चलिए देखते हैं कि सूर्य का रंग, पहला है आकाश का रंग। तो आकाश का रंग का देखिए, तो होता क्या है कि आकाश में बहुत सारे वायु गैसों के कण होते हैं, धूल कण होते हैं, ये सब क्या होते हैं, मौजूद होते हैं आकाश, ठीक है, वायुमंडल में। तो जो किरण, जो प्रकाश का जो किरण चलती है, आती है, और जो कणों का जो साइज होता है क्या होता है, सूक्ष्म होता है, काफी सूक्ष्म होता है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि सूक्ष्म कण वो क्या होता है, प्रकीर्णन किसका करता है, नीले रंग का। तो सूक्ष्म होने के कारण और बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण ये प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन करता है। तो क्या होता है, नीले रंग का प्रकीर्णन में जैसे कि हम आपको बताया था कि ये कण है, इससे कोई प्रकाश आएगी तो ये क्या होगी, इस तरह से ये फैलेगी, तो ये क्या होगा, नीले रंग का प्रकीर्णन करेगा। और इस तरह का कण वायुमंडल में बहुत सारा है, तो ये नीले रंग का कण यानी नीले रंग का जब रंग प्रकीर्णन होगा, यानी कि ये फैलेगा और ये बहुत सारा होगा, तो जिसके कारण आकाश हमको क्या दिखेगा, नीला दिखेगा। और सूक्ष्म कण नीला का ही प्रकीर्णन करता है, ठीक है, इसी कारण आकाश क्या होता है, नीला दिखाई पड़ता है। तो चलिए अब इसको अच्छे से एक बार देख लेते हैं कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, सूर्य का जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, तब इसका प्रकीर्णन वायुमंडलीय में मौजूद भिन्न गैस के अणुओं द्वारा या धूल के कण द्वारा, जलवाष्प भी मौजूद होते हैं वायुमंडल में, उसके कण द्वारा होने लगता है प्रकीर्णन। चूंकि क्या है, सूक्ष्म कण प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन करता है, अतः वायुमंडल में गैसों का अणुओं का आकार सूक्ष्म होता है। और क्या होता है, वायुमंडल में गैस का अणु, ये सब क्या होता है, आकार बहुत सूक्ष्म होता है और इसकी मात्रा भी बहुत अधिक होती है, होने के कारण आकाश क्या होता है, नीला हमको प्रतीत होने लगता है। ठीक है, एक बार फिर समझिए, होता क्या है, जब सूर्य से प्रकाश चलती है, ठीक ना, तो जब ये वायुमंडल में प्रवेश करती है तो इसका प्रकीर्णन क्या होता है कि होने लगता है, किससे, तो भिन्न गैसों के अणुओं से, धूल कण के अणुओं से और जलवाष्प का जो मौजूद रहता है कण, उससे क्या होता है, इसका प्रकीर्णन होने लगता है। और चूंकि ये क्या होता है, ये बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं और ये अधिक मात्रा में होते हैं, और सूक्ष्म कण क्या होता है, नीले रंग का प्रकीर्णन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रकाश हमें नीला दिखाई पड़ने लगता है। अब जैसे समझिए कि ये सूक्ष्म होता है और बहुत अधिक मात्रा में, तो प्रकीर्णन होगा बहुत मात्रा में, अधिक सूक्ष्म ही। अगर इसको हम बहुत डॉट 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 इस तरह से अगर इसको हम भर दें और इसको बहुत दूर, थोड़ा दूरी से अगर देखें, बहुत दूरी से, तो ये आपको डॉट डॉट नहीं, पूरा एक ये कलर दिखाई देगा। ठीक है, जिस कलर का ये डॉट होगा ये पूरा आपको दिखाई देगा। तो प्रकाश का कण सूक्ष्म होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे इसमें बताए थे कि ये प्रकाश फैलता है तो वो नीले रंग का प्रकीर्णन होता है, जिस प्रकार उसी तरह से क्या होता है, जिसके कारण आकाश हमें
नीला दिखाई पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, देखते हैं कि सूर्य का रंग, तो सूर्य का रंग लाल होता है, ठीक है। तो और दोपहर के समय क्या होता है, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय, ठीक है, लाल दिखता है। लेकिन अब जब दोपहर में देखिएगा तो क्या होगा, सूर्य का रंग लाल नहीं रहता है, वो सफेद, ठीक ना, ब्राइट रहता है, सफेद रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए दोपहर के समय क्या होता है, सूर्य ठीक हमारे सर के ऊपर रहता है, यानी कि वो क्या होता है, दूरी कम तय करता है। जैसे कि ठीक, ये कोई आदमी है, अब ये सूर्य यहां पर है तो इससे दूरी कम है, ठीक। जब सूर्य उदय समय ये इधर रहेगा, मान लीजिए बहुत दूर में इधर रहेगा, फिर इधर रहेगा, ठीक, फिर इधर रहेगा, तो ये इस तरह से जाता है। तो ये क्या होता है, इससे दूरी कम होता है। दूरी कम होने के कारण क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो जल्दी हमारे तक यानी कि आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि सूर्य का तो ज्यादा कलर का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, तो ये सफेद दिखता है। लेकिन जब दूर रहता है तो क्या होता है, सूर्य के सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है यहां तक आते आते, और जो अंत में बच जाता है वो हमको रंग दिखाई देता है। तो अंत में कौन सा रंग दिखता है, तो लाल रंग बचता है, तो वो लाल हमको दिखाई देता है। अब इसको जरा अच्छे से देखते हैं। दोपहर में जब सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है तो सूर्य की किरणें, ठीक है ना, वायुमंडल में कम दूरी तय करके हम तक आती है। जैसे कि यहाँ देखिए वायुमंडल में क्या होता है, कम दूरी तय करके ही पहुंच जाएगी, तब प्रकाश का प्रकीर्णन कम हो। अब देखिए तो जल्दी पहुंच गया, तो प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन कम होगा। ये ज्यादा दूरी तय करके यहाँ पे आएगी तो ज्यादा प्रकीर्णन होगा। ये जल्द आ रही है तो क्या हो रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन कम होने के कारण हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है, श्वेत दिखाई देता है। श्वेत मतलब सफेद दिखाई देता है, ठीक है, प्रकाश का कम प्रकीर्णन हो। लेकिन सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है कि वायुमंडल से होकर लंबी दूरी तय करके हम तक पहुंचती है। तो देखो इधर सूर्य मान लीजिए उग रहा है तो ये ज्यादा दूर है, फिर ये, तो ये से क्या होता है, ये सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है कि वायुमंडल में अधिक दूरी तय करके ये हम तक आती है, ठीक है। इस प्रकार प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होता है। अधिक प्रकीर्णन होगा तो ज्यादा से ज्यादा रंग का क्या होगा, प्रकीर्णन हो जाएगा, ठीक है। तो गुजरता है, जिससे प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन पहले ही हो चुका है, होता है, ठीक है। जैसे इससे पहले वाले में आकाश में देखे थे कि सूक्ष्म कण प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन करता है, लेकिन इससे पहले जितने भी रंग है उस सब का हो जाता है पहले ही प्रकीर्णन, क्योंकि दूरी ज्यादा होता है। तो नीला रंग उसमें भी आता है, लाल से पहले है, तो उसमें क्या होगा कि प्रकीर्णन में क्या होगा कि नीले रंग का प्रकीर्णन पहले ही हो चुका होता है। अतः हमें हम तक जो प्रकाश पहुंचता है वो मुख्यतः क्या होता है, यानी मुख्यतः लाल रंग का होता है। जो अंत में जो प्रकाश बच जाता है, जो हम तक पहुंचता है, वो सामान्यतः मुख्यतः लाल ही होता है। इसी कारण सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, सूर्य का रंग लाल और सफेद क्यों दिखाई देता है। तो दोपहर के समय क्या होता है, सूर्य ठीक हमारे ऊपर होता है, तो जिसके कारण वायुमंडल में, ठीक ना, प्रवेश करके कम दूरी तय कर ही हम तक पहुंच जाता है। दूरी कम होता है जिससे सूर्य का रंग श्वेत होता है। लेकिन सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, ये वायुमंडल में प्रवेश करता है और अधिक दूरी तय करके हम तक पहुंचता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो नीले रंग का प्रकीर्णन वो पहले ही हो चुका होता है, और अंत में जो प्रकाश हम तक पहुंचता है वो मुख्यतः लाल ही रंग का होता है। इसलिए सूर्य का रंग जो है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय क्या होता है, लाल दिखाई पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को बीच में रोक रोक के भी आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। नोट्स बनाने के बाद दो बार वीडियो अगर देख लीजिएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स है उसको देख लेते हैं और कुछ इससे ऑब्जेक्टिव पॉइंट है उसको देख लेंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद अगले चैप्टर 4th नंबर जो चैप्टर है उसकी ओर हम लोग अग्रसर होंगे, बढ़ेंगे। तो उसका तो अगला वीडियो आएगा। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ध्यान से, अगर इससे पहले जितने वीडियो आपने देख लिया हुआ इस चैप्टर से संबंधित, उसमें हमने फॉर्मूला, सूत्र, ठीक है, वो सब हमने पहले बता दिए हैं और उसी सूत्र से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखिएगा तो न्यूमेरिकल्स हमने जैसे बता रहे हैं, ठीक, तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो आप
शुरू से वीडियो देखते आइएगा तो उसमें सूत्र वगैरह जो भी है बताया हुआ है तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो चलिए क्वेश्चन सबसे पहले, मैंने पहले भी बोला है कि किसी भी आंसर को बनाने से पहले आप क्वेश्चन अच्छे से समझिए। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं पहले कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसको निकट दृष्टि दोष है, मतलब कि उसको निकट का दिखाई देता है मगर दूर का दिखाई नहीं देता होगा, तो जिसमें 1.5 मीटर दूर तक की वस्तु को स्पष्ट रूप से क्या होता है, वो देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उसको आवश्यकता है, ठीक है, और क्षमता क्या होनी चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष वाले में जैसे बताया था, तो उसमें क्या होगा, निकट दृष्टि अवतलित, तो किस प्रकार का लेंस और उसका पावर क्या होगा। जैसे हम लोग जाते हैं आंख में थोड़ा, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोलते हैं ना कि कितना पावर का चश्मा, यानी वही जिसको क्षमता, तो कितना क्षमता का इसको लेंस लगेगा यानी चश्मा लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो पहले दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ U, तो वस्तु, ठीक है, हाँ, तो वस्तु U, ये प्रतिबिंब होगा, वस्तु इन्फिनाइट मान लेते हैं। तो वस्तु में से बाएं साइड होगा, तो ये आपका बाएं साइड बनेगा, और ये भी प्रतिबिंब भी बाएं साइड ही बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा तो वो नीचे ही बनेगा, तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, माइनस में ही होगा, माइनस यहाँ पे। अब देखिए लेंस सूत्र लगाएंगे। तो लेंस सूत्र तो सबको पता ही होगा, 1/f = 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पर देखते हैं जो वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, v का वैल्यू रख दिए, ठीक, माइनस में। उसके बाद इसका वैल्यू रख दिए u का इसमें, क्योंकि 1/∞ क्या होता है, बराबर 0, तो ये तो टोटल वैल्यू आपका 0 हो गया, तो बच गया सिर्फ इतना ही 1/f। तो 1/f को क्या, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 देंगे, नीचे 15 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो -2/3 होगा। उसके बाद क्या होगा कि ये p, चूंकि ये क्षमता होता है पावर, तो हम इसका फॉर्मूला होता है 1/f। यहाँ देखिए 1/f का ही डायरेक्ट वैल्यू है 2/3, तो यहाँ पे 1/f का वैल्यू 2/3 रख देंगे। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.66 डायोप्टर आता है माइनस में, ठीक है। तो ये पावर आ गया, ठीक है, कि इस व्यक्ति को माइनस, ठीक ना, 0.666 डायोप्टर इसका यूनिट होता है, ठीक है, इतना पावर का उसको चश्मा लगेगा। अब चूंकि देखिए ये लेंस की क्षमता माइनस में यानी ऋणात्मक में आएगा, इसलिए इसको अवतल लेंस लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो न्यूमेरिकल्स क्या होता है ये समझिए, फॉर्मूला पे दिया हुआ है, बस कैलकुलेशन है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। चलिए अब देखते हैं कुछ, चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं कि कोई दृष्टि दोष वाला एक छात्र, ठीक, 50 सेंटीमीटर से दूर साफ नहीं देख सकता, मतलब जैसे 50 सेंटीमीटर से अगर दूर है, 50 सेंटीमीटर से अगर कम है तो देख सकता है, लेकिन 50 सेंटीमीटर से जैसे दूर आता है तो क्या होता है, दूरी बढ़ता है, तो साफ नहीं देख सकता। उसके उपचार के लिए लेंस का प्रकार यानी किस प्रकार का लेंस और उसका क्षमता होगा। तो जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है नंबरिंग का। तो जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेंगे। तो u, इसको हमेशा की तरह इन्फिनिटी मानेंगे, क्योंकि दिया हुआ नहीं, इन्फिनिटी पे हो जाएगा वस्तु की दूरी। उसके बाद अब देखिए v का वैल्यू है -50 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में 100 से भागा देंगे, यानी 1/2। 1/2 को अगर भाग देंगे तो 0.5 आएगा, यानी कि ये माइनस में ही रहेगा, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दर्पण सूत्र लगाते हैं, यहाँ v का वैल्यू रख दिए, यहाँ पे u का वैल्यू, क्योंकि 1/∞ क्या होता है, 0, तो ये तो आपका पूरा 0 यानी हट जाएगा, तो ये सिर्फ बचेगा। इसको अगर हम काटेंगे 2 मरतबे में कट जाएगा, तो 1/f का वैल्यू 2, ठीक। अब p का आपको पता है कि p यानी कि लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है 1/f। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट 1/f का वैल्यू है -2, यानी कि p का वैल्यू -2, ठीक है, -2 डायोप्टर, ये क्षमता का यूनिट होता है डायोप्टर। क्योंकि देखिए लेंस की क्षमता का मान ऋणात्मक आया, इसलिए क्या होगा, ये अवतल लेंस होगा, और इसका लेंस का क्षमता होगा -2 डायोप्टर, ठीक है। तो इससे 2 क्वेश्चन हमने देखा। इससे इस चैप्टर से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन इतना पूछा तो पूछता नहीं है न्यूमेरिकल्स, और इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ज्यादा जो भी होगा इसी टाइप का आपका आएगा। इसमें नंबरिंग चेंज रहेगा, बस आपको इसमें
जो ये है, ठीक ना, ये नंबर आपका चेंज रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पे क्षमता पूछ रहा था, क्षमता आपको पता है कि P बराबर होता है 1/f। तो सबसे पहले तो आपको f आपको निकालना ही पड़ेगा। तो इस क्रम में आपको या तो किसी डायरेक्ट पूछेगा क्योंकि उसका फोकस दूरी क्या होगा, तो इसमें फोकस दूरी भी निकल रहा है। फोकस दूरी यहाँ पर अगर देखते हैं तो 1/f है, देखिए फोकस दूरी -2 है। तो इसको अगर उल्टा करेंगे f को तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, ये उलट जाता है, जैसे ये उल्टा होगा तो ये भी उल्टा, तो इसमें फोकस भी निकल रहा है। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट है उसको देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है। तो होता क्या है कि जैसे कि नेत्र बहुत दूर या बहुत नजदीक की वस्तु का प्रतिबिंब जब स्पष्ट रूप से रेटिना पे बनाने की जो क्षमता होती है वो खो देता है, तो उसको दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको सबको पता है कि ये नेत्र यहाँ पे रेटिना होता है, ये तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है ये, ठीक। तो रेटिना पे अगर नहीं बनता है स्पष्ट रूप से तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है, और यही जो बनाने की जो क्षमता होता है वो नेत्र अगर खो देती है तो उसी को दृष्टि दोष कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है, क्या होता है, तरंगदैर्घ्य का मात्रक मीटर होता है। और एक और भी होता है, मीटर के अलावा एक और होता है एंगस्ट्रम, और एक एंगस्ट्रम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब देखिए, मानव नेत्र में एक शंकु और क्षण कोशिकाएं होती है। ठीक है, दो होता है, एक शंकु कोशिका, एक क्षण कोशिका। अब दोनों का काम देखिए, जिसमें शंकु कोशिका क्या होता है कि रंगों को, और क्षण कोशिका जो होता है वो प्रकाश को, तीव्रता को बताता है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि शंकु कोशिका की रंग को कौन बताता है, तो शंकु कोशिका बताता है, और प्रकाश की तीव्रता को कौन बताता है, तो आपका क्षण कोशिका बताता है। और एक बहुत ये सब जो ये है आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है कि नेत्र गोले का व्यास कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। और एक लास्ट ऑब्जेक्टिव, चूंकि चंद्रमा पर देखिए वायुमंडल होता नहीं है, तो वायुमंडल होता नहीं तो वहां पे प्रकीर्णन होगा नहीं, जिस वजह से क्या होता है कि अंतरिक्ष पे जो यात्री होते हैं, जो चंद्रमा पे से जब आकाश को देखते हैं तो वो काला दिखाई देता है। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल होता नहीं है, वहां प्रकीर्णन भी नहीं होगा। इस वजह से कारण जो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसको आकाश क्या होता है, काले रंग का दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चैप्टर नंबर 3 खत्म हो चुका है। चैप्टर 3 से ठीक ना संबंधित 4 एपिसोड बना, यानी 4 भाग बना। ये चौथा वीडियो था जिसमें आपका खत्म हो गया है। अब आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप इस चैप्टर से संबंधित जो भी 4 वीडियो उसको आप देख लें, अच्छे से नोट्स बना लें। इसके अलावा आप बुक को रीड कर लें, बुक को अच्छे से पढ़ लें, उसको पेंसिल से टिक आउट करके पढ़ लें, लास्ट में जो भी क्वेश्चन है उसको आप बना लें। ठीक है, आपको इतना वीडियो देखने से ही, नोट्स बनाने से ही आपको 90% मेरा ये है कॉन्फिडेंस और दावा कि 90% आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, 90% क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। बुक आप अच्छे से रीड कर लीजिए, आपका ये चैप्टर पूरा आपका हो जाएगा, पूरे अच्छे से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, तो उसके अगला वीडियो में देखेंगे।